हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो एक जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर है उसका हम इकोनॉमिक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हर एक क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में समझाऊंगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहीं पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। इकोनॉमिक्स पोर्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू गेट मार्केट डिमांड करो। कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेट मार्केट डिमांड करो। नाउ जो हमारे पास मार्केट डिमांड करो है इसको हम ऑब्टेन करते हैं इंडिविजुअल डिमांड करो से। नाउ ये हमारे पास एक मार्केट है, इसमें एक इंडिविजुअल है, 2 हैं, 3 हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक, जब एक इंडिविजुअल डिमांड करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअल डिमांड करो से। ठीक, जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स डिमांड करेंगे उनकी डिमांड को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड करो। ठीक, अब मार्केट डिमांड करो इंडिविजुअल डिमांड करो से किस तरह से ऑब्टेन होती है इसको मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। यह हमारे पास कंज्यूमर 1 है, यह हमारे पास कंज्यूमर 2 है। ठीक, अब अगर हम देखेंगे कंज्यूमर 1 को यहां पे, अब देखो हमारे पास जो मार्केट है वहां पे प्राइस फिक्स होती है, चाहे एक इंडिविजुअल शॉपिंग करे, 2 करें या 100 करें, हर एक के लिए जो प्राइस है वो फिक्स रहेगी। ओके, नाउ जो हमारे पास कंज्यूमर 1 है ये प्राइस 2 पे एक कमोडिटी खरीद रहा है और जो हमारे पास कंज्यूमर 2 है जब प्राइस 2 होती है ये कुछ भी नहीं खरीदता है। ठीक, अब जो हमारे पास मार्केट डिमांड करो है ये दोनों की डिमांडों को क्या करता है, ऐड करता है। यहां पे हमारे पास डिमांड कितनी थी, 1, तो 1 प्लस यहां पे थी 0, 1 प्लस 0 कितना रही, 1। जो हमारे पास मार्केट डिमांड करो है वो बनेगी एट 2, जब हमारे पास प्राइस 2 थी तो ये हमारे पास बन गई डिमांड। ओके, इसी तरह से जब हमारे पास प्राइस हो गई 1, जो कंज्यूमर 1 है ये कर रहा है डिमांड 2 और यहां पे ये कर रहा है 1। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट डिमांड्स होंगी। ओके, नाउ ये हमारे पास टोटल कितना बनेगा, 2 प्लस 1। ओके, सो हियर 3, जो मार्केट डिमांड है वो प्राइस 1 पे वो बनेगी 3। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इस तरह से हमारे पास क्या बनेगी, मार्केट डिमांड करो। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, यहां पे हमारे पास हुआ हॉरिजॉन्टल समेशन। ओके, यहां पे हमारे पास क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल समेशन। सो हम ये कह सकते हैं ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ग्रोथ मॉडल वाज एडॉप्टेड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन सा ग्रोथ मॉडल एडॉप्ट किया था, तो इंडिया ने एडॉप्ट किया था हेरड-डोमर मॉडल। ठीक है, और इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसकी ड्यूरेशन थी 1951 टू 1956। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इन व्हाट स्टेट एट द आउटपुट हुज प्राइस इज इक्वल टू बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं आपका फोकस होना चाहिए प्राइस एंड कॉस्ट का क्या रिलेशन है इसके बारे में, बिकॉज हमारा आंसर यहीं से आएगा। ओके, नाउ जो हमारे पास प्राइस है ये एवरेज रेवेन्यू, दोनों जो है
सेम है, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब आप एक आउटपुट को बेचोगे उससे आपके पास कितना रेवेन्यू आएगा, वो हो गया एवरेज रेवेन्यू। वही तो प्राइस होगी। जब आप एक प्रोडक्ट को बेचोगे उसकी जो प्राइस होगी वही आपके पास रेवेन्यू आएगा। ठीक है, इसलिए जब भी मैं एवरेज रेवेन्यू या प्राइस को हूं, दोनों एक ही है। आपके माइंड में प्राइस आए या एवरेज रेवेन्यू आए कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। प्राइस किसके इक्वल है? एवरेज कॉस्ट के इक्वल। लेट अस टेक एन सिचुएशन। मैं एक सिचुएशन लेता हूं, प्राइस अगर ग्रेटर होगी एवरेज कॉस्ट से, यानी कि एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो हमें उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, उससे ज्यादा उसकी प्राइस है, यानी हमें क्या मिलेगा? हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट सिर्फ शॉर्ट रन में ही रहेगा। अब ये शॉर्ट रन में क्यों रहेगा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, आपकी कम्युनिटी में एक शॉपकीपर है, उसके पास काफी ज्यादा भीड़ है, यानी वो काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जब आप इसको देखोगे, आप क्या करोगे? आप भी एक शॉप ओपन करोगे, बिकॉज आप इसको देख रहे हो कि इसको प्रॉफिट निकल रहा है, मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म है, यानी आप फ्री हो, आप जब चाहो आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। ड्यू टू फ्री एंट्री इनटू द फर्म, जो हमारे पास प्रॉफिट है वो सिर्फ शॉर्ट रन में रहेगा, बिकॉज जो ही प्रॉफिट अर्न करेगी कोई फर्म, उसी टाइम पे नई फर्म एंटर करेगी। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो फिर से किसके इक्वल हो जाएगा? यानी प्राइस फिर एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास प्राइस इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, इसका मतलब क्या है? हमारे पास क्या है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर शॉर्ट रन होता तो उस केस में प्राइस ग्रेटर होती है एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, ये कहां कहां पे होता है? ये होता है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और ओलिगोपोली में। लेकिन ओलिगोपोली में तब होगा जब वो कर्टल फॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज जो मोनोपोली है ना, मोनोपोली में कोई एंटर कर नहीं सकता है, वो सिंगल है, उसको शॉर्ट रन में भी प्रॉफिट होगा और लॉन्ग रन में भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? यहां पे सबसे पहले हम समझेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर refers to the change in total output by employing one additional unit of labor। यानी टोटल आउटपुट में जो चेंज हो जाए, जो एडिशन हो जाए ड्यू टू एडिशन ऑफ लेबर। जब हम एक लेबर एम्प्लॉय करेंगे और उस वजह से हमें 5 किलो ज्यादा आउटपुट निकलेगा, तो यह हमारे पास क्या हो गया? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर यूनिट्स। यहां पे हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर। अब हम वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर है, उसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे प्राइस के साथ या एवरेज रेवेन्यू के साथ, हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर। सो यहां पे हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड is growing at an unsustainable rate, leading to increased pressure on scarce resources and a positive output gap। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग ये है, जब ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड की वजह से देयर इज एन इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन स्कैर्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज कम है उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाए, यानी उनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो, उस वजह से क्या हो जाएगा?
उस वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, यानी उस वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब कौन सा इन्फ्लेशन होगा वो हमने इन ऑप्शन से देखना है। नाउ जो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, यहां पे आपको सबसे पहले 2 चीजें एलिमिनेट करनी है। इन्फ्लेशन में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक हो गई हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी हमारे पास हो गई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये जो कॉस्ट पुल है एंड डिमांड पुश इन्फ्लेशन है, ये दोनों टर्म नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने उठाना है। अब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, when the price of a good or product decreases, the relative price of that good makes buyer more eager to buy that good or product. This effect is referred as। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां तक इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है, इसके बाद इस क्वेश्चन का मीनिंग बनता है, यानी कि द रिलेटिव प्राइस की वजह से जब भी डिमांड के ऊपर कोई भी असर पड़ता है वो किससे होता है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या हो गया कंप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूशन। यहां पे हमारे पास ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following is used to refer to the actions of central bank to achieve macroeconomic policy objectives such as price stability, full employment and stable economic growth। Now central bank कौन सी पॉलिसीज को इस्तेमाल करता है in order to achieve price stability, full employment and stable economic growth? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी पॉलिसीज इस्तेमाल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उन पॉलिसीज को हम क्या कहते हैं, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following is a narrow indicator of economic development that excludes non-economic indicators such as leisure time, access to health, education, environment, freedom or social justice। यहां पे हमने देखना है नैरो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि एक्सक्लूड करता है यानी इंक्लूड नहीं करते हैं नॉन इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। अगर आप इन जनरल इनको देखोगे तो इनमें से कोई सा भी इन सबको इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन अब हम यहां पे देखेंगे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। हम स्टार्ट करते हैं डी ऑप्शन से। डी ऑप्शन हमारे पास है पर कैपिटा इनकम, यानी ऑन एन एवरेज पर पर्सन इनकम कितनी है। अगर हम इसको देखेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें हेल्थ, एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा ये इंक्लूड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन 3 को देखेंगे, हमारे पास अकॉर्डिंग टू मोस्ट इकोनॉमिस्ट, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनके कंपैरिजन में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक बेटर मेजर मानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद अब हमारे पास यहां पे ये 2 ऑप्शंस हैं। इन 2 ऑप्शंस में जो ग्रॉस है, जो टोटल है, उसको ज्यादा बेटर और इजी माना जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से, नेट के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो थोड़ा कंपैरिजन करके जो आंसर बनता है वो बनता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ये एक बहुत ही ज्यादा नैरो इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करो मीन्स दैट एन इंक्रीज इन द वेजेस इंड्यूस वर्कर्स टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लेबर दे सप्लाई। नाउ यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, जब लेबर्स की वेजेस इंक्रीज हो जाएगी तो इस कर्व में क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला वाज मॉडिफाइड बाय एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 1991 व्हेन प्रणब मुखर्जी वाज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ
प्लानिंग कमीशन। इनमें से कौन से फॉर्मूले को मॉडिफाइड किया गया था 1991 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है गैडगिल्स फॉर्मूला। ये जो गैडगिल्स फॉर्मूला है ये रिलेटेड है सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर प्रणब मुखर्जी ने कुछ चेंजेस किए और फिर इस फॉर्मूला का नाम रखा गया गैडगिल्स मुखर्जी फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। इस फॉर्मूले के बारे में मैंने डिटेल में यहां पे एक्सप्लेन किया है, बट ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैन एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी एंड नॉन ट्रांसफरेबल इनटू कंज्यूमर गुड्स। पूरे अच्छे से आराम से इस क्वेश्चन को आपने समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यानी कि यहां पे हमारे पास जो बी, सी एंड डी ऑप्शन है ये तीनों क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ए ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, इन एन इकोनॉमी एंड नॉन ट्रांसफरेबल इनटू कंज्यूमर गुड्स। हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिलेक्ट करना है जिसको हम कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाउ अगर हम कैपिटल की बात करें, यानी बिल्डिंग हो या मशीनरी हो, अगर उसको एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है तो वो हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल गुड। अगर उसी कैपिटल को एक कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है वो क्या हो गई, कंज्यूमर गुड्स हो गई। ठीक है, इसी तरह से लैंड भी है, जब एक कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा तो कंज्यूमर गुड, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट ये डिमार्केट नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर के लिए है और ये प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करेगा यूज कौन कर रहा है। अगर कंज्यूमर कर रहा है तो कंज्यूमर गुड हो गई, अगर प्रोड्यूसर कर रहा है तो प्रोड्यूसर गुड। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन बचता है बी ऑप्शन, एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इट इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक एबिलिटी है जिससे हम एक बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। सिंपल अगर आप कहो, ऐसी एबिलिटीज जिससे आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नाउ ये एबिलिटी कभी भी कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ओके, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रांसफर अर्निंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट इज एन एडिशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ ट्रांसफर अर्निंग्स वो अर्निंग्स होती है जहां पे आपको कोई भी सर्विस पेमेंट के बदले में कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, जैसे ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, नाउ यहां पे हम सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास डी ऑप्शन है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम मतलब टोटल इनकम, यानी इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज से जो भी इनकम आती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम। ओके, उसके बाद हम समझेंगे प्राइवेट इनकम। नाउ प्राइवेट इनकम क्या होती है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से जो भी हम इनकम अर्न करते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम्स। जितने भी तरह के ट्रांसफर इनकम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट से हो या कहीं और से हो, ठीक है, वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, प्राइवेट इनकम के अंदर। या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, नेशनल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर से जितनी भी इनकम निकलती है उसको अगर आप माइनस करोगे नेशनल इनकम से, और प्लस ट्रांसफर इनकम्स, जितनी भी ट्रांसफर इनकम्स है उनको आप ऐड करोगे, आपके पास क्या बनेगी, प्राइवेट इनकम बन जाएगी। ठीक, और प्राइवेट इनकम से आप आराम से पर्सनल इनकम निकाल सकते हो। जब आप प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स
एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दोनों माइनस करोगे, यानी जो एक कॉर्पोरेट, जो एक कंपनी का टैक्स है उसको आप दे दोगे, उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक कंपनी में जो आपके पार्टनर्स हैं आपने उन पार्टनर्स को भी जो प्रॉफिट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास इनकम बचेगी वो आपकी क्या हो गई, पर्सनल इनकम। ओके, अब आती है डिस्पोजेबल इनकम, या आप इसको कहते हो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको आप खर्च कर सकते हो, यानी पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड। जितने भी आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको आप पे करोगे, उसके बाद खालिस जो आपके लिए इनकम बचेगी वो इनकम हो गई डिस्पोजेबल इनकम। नाउ जो ट्रांसफर अर्निंग्स है वो कहां पे ऐड होती हैं, वो ऐड होती हैं प्राइवेट इनकम में, ठीक है। प्राइवेट इनकम से हम फिर पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं, लेकिन इनमें भी ट्रांसफर अर्निंग ऐड ही होती है, यानी कि यहां पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारे पास है प्राइवेट इनकम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर टू एज द सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इन केस ऑफ एनी कमोडिटी। यहां पे हम सबसे पहले समझेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता क्या है। नाउ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व पे जो हाईएस्ट लेवल पे पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप सिंपल कहोगे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट, जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई हो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। नाउ अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अभी कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन सैशिएशन, ठीक है। नॉन सैशिएशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर अभी बेनिफिट हो रहा है, यानी अभी कंज्यूमर पूरा सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास पॉइंट है, यहां पे अभी कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ है, यहां पे पहुंचेगा और ज्यादा सेटिस्फाई होगा। इसी तरह से जितना वो मैक्सिमम, जितना वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के करीब जाएगा उतना वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द लेवल ऑफ। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। शॉर्ट रन इज एन इंक्रीज इन जीडीपी। सिंपल, शॉर्ट रन क्या होता है, सिंपली जीडीपी के अंदर इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या आप कहो इंक्रीज इन द आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, उस टाइम पे इंक्रीज इन द पोटेंशियल, उस टाइम पे क्या होता है, लॉन्ग रन में होता है पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यानी कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द लेवल ऑफ। जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है ये किससे इंक्रीज हो जाती है, यानी हमारा जो आउटपुट है, जीडीपी है, अगर हमें उसको इंक्रीज करना है तो किस चीज को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड। बिकॉज जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, यानी ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी है, जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु ओरिजिनेटेड द टेक्निक ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन इंग्लैंड इन 1881। टेक्निक ऑफ इंडिफरेंस कर्व को ओरिजिनेट किया था एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था फ्रांसिस वाई एडवर्थ। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following tool measures income distribution that identifies the share of the nation's income earned by different segment of the population? Now
जो लॉरेंस कर्व है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंफॉर्मेशनल इंपरफेक्शन imposes what type of costs on the working of markets and affect the nature of contracts and incentive schemes। जब हमारे पास imperfect इंफॉर्मेशन होगी उससे कौन सी टाइप ऑफ कॉस्ट इंपोज होती है एंड विच अफेक्ट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंसेंटिव स्कीम्स। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को समझेंगे। हमारे पास ए ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड के ऊपर। ठीक है, वो हमारे पास हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद आ गई वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर के ऊपर जो कॉस्ट आएगी उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास आती है स्विचिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इनको हम डिटेल में समझेंगे। नाउ स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है? जब आप एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड शिफ्ट हो जाते हो उस टाइम पे जो कॉस्ट आती है उसी को हम कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, जब आप सिम पोर्ट करते हो, ठीक है, अगर आपके पास जियो की सिम है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो एयरटेल में, कंपनी आपसे कुछ चार्ज लेगी, उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? स्विचिंग कॉस्ट। यानी एक ब्रांड से आपको दूसरे ब्रांड शिफ्ट करने में जो कॉस्ट आती है उसी को हम कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर एक्सपेंसेस incurred when buying or selling a good or services। जब भी हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को हम सेल करते हैं या बाई करते हैं उस टाइम पे जो कॉस्ट इंकर होती है ट्रांजैक्शन के दौरान, जो हमें कॉस्ट इंकर होती है उसी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नाउ इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं: सर्च एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट, बार्गेनिंग एंड डिसीजन कॉस्ट, पॉलिसिंग एंड एनफोर्समेंट कॉस्ट, या इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। नाउ लेट अस सपोज दैट आपने एक होटल ओपन किया और उस होटल के लिए आपको चाहिए सिक्योरिटी गार्ड, 10 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद ही रिक्रूट करोगे या आप कोई ऐसी कंपनी देखोगे जो सिक्योरिटी गार्ड्स को रिक्रूट करती है और वो आपको अवेलेबल कराएगी। ठीक है, अब दोनों में आपके पास कॉस्ट आएगी। एक तो आएगी इंटरनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और दूसरी आएगी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे, आपके पास नॉलेज होगा, आप देखोगे अगर मैं खुद रिक्रूट करूंगा तो आपके पास कॉस्ट आएगी, जैसे सर्च एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट। आपको उन सिक्योरिटी गार्ड्स को ढूंढना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद जब वो आपके पास आएंगे उसके बाद आपको क्या करना है? उनको सिलेक्ट करना है। फिर बार्गेनिंग एंड डिसीजन कॉस्ट, उनको आपको कितनी पे देनी है उन सब के बारे में आपको उनके साथ डिस्कस करना है। वहां पे आपको कॉस्ट आएगी, यानी आप जो उनके साथ बैठोगे तो वो कॉस्ट इनकर होगी। उसके बाद पुलिसिंग एंड एनफोर्समेंट कॉस्ट या आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी कहोगे। जो आपने सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करे हैं उनके साथ आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, उस टाइम पे जो कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या पुलिसिंग कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट मिलकर क्या बनाती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नाउ यहां पे अगर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे आइदर जो इंटरनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपको सस्ती पड़ेगी, या थ्रू किसी कंपनी के थ्रू आप उन सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करोगे उसके थ्रू, यानी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसके थ्रू आपको कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इंफॉर्मेशनल इंपरफेक्शन, यानी ये सब जो स्टेटमेंट है ये किसके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री is a characteristic of which of the following market? Now
रिस्ट्रिक्शन किसका फीचर है? परफेक्ट कंपटीशन में इजी आ सकते हैं, इम्परफेक्ट यानी मोनोपोलिस्टिक में भी और ओलिगोपोली में भी। यहां पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है मोनोपोली, यहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है इन ऑर्डर टू एंटर द फर्म। सो हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is measured against the average age that a individual is expected to reach। हम जो है एवरेज एज जो मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आएगा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 है जो हमारे सिलेबस के रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम देयर इज नो बिजनेस साइकिल सिंस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल प्लानर्स। सबसे पहले यहां पे हम समझेंगे बिजनेस साइकिल होता क्या है। बिजनेस साइकिल्स आर इंटरवल्स ऑफ द एक्सपेंशन फॉलोड बाय रिसेशन। सिंपल अगर आप कहोगे बिजनेस साइकिल होता है किसी भी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस, कभी पीक पे कभी बॉटम, यानी बूम एंड डिप्रेशन, उसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल। नाउ ये जो बिजनेस साइकिल होता है ये क्यों होता है? ये एक मार्केट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसलिए होता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नाउ अगर हम बात करेंगे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज में बिजनेस साइकिल नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है? बिकॉज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में डिमांड का बहुत ही ज्यादा कम रोल होता है। बिकॉज जैसा आपने इंडिया में भी देखा होगा, जो डिमांड है उसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है उन चीजों पे जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में जो किराया है वो गवर्नमेंट पहले फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर किसी टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा हो गई तो किराया नहीं बढ़ता है। उसके बरअक्स अगर आप प्राइवेट में देखोगे, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो किराया बढ़ जाता है, ठीक है। तो डिमांड का बहुत ज्यादा कम इफेक्ट होता है अगर हम बात करेंगे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज में, ठीक है। नाउ यहां पे हमारे पास जो सी एंड डी है ये आइडियाज हैं, ठीक है, और जो हमारे पास ए एंड बी ऑप्शन है ये सिस्टम ऑफ इकोनॉमीज है। अब थोड़ा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ बोथ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में सेंट्रल प्लान्ड गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो कम्युनिज्म होता है वो ज्यादा हार्श होता है और जो सोशलिज्म है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू कम्युनिज्म। जैसे यहां पे मैंने लिखा है ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर पब्लिकली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और सोशलिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल ओन पर्सनल प्रॉपर्टी बट ऑल इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी is commonly owned and managed by democratically elected government। यहां पे जो प्रॉपर्टी होती है सोशलिज्म में वो कॉमनली यानी जितने भी पर्सन है सबकी थोड़ी थोड़ी होती है, और कम्युनिज्म में गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। जो सोशलिज्म है वो थोड़ी मॉडरेट है एज कंपेयर टू कम्युनिज्म। अगर हम यहां पे इन ऑप्शंस को देखेंगे तो यहां पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो बनता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है under price discrimination mechanism dispose of surplus stock is considered as what। now price discrimination mechanism क्या होता है, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेट करना है। now प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां पे होता है, ये होता है मोनोपोली में, ओके। now डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, जो मोनोपोली है वो चाहती है जो उसके पास सरप्लस स्टॉक है वो डिस्पोज हो जाए, ठीक है। ये क्या है, इसका एक फीचर है। यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले जो कांस्टेंट है और क्राइटेरिया है ये तो पहले कट हो जाते हैं, फिर हमारे पास बचता है फीचर एंड ऑब्जेक्टिव। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैकेनिज्म वाली मार्केट है यानी मोनोपोली है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी ऑब्जेक्टिव हो गया प्रॉफिट, फिर जो फीचर है वो है डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, ठीक है। हेंस
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रीज विच आर मूविंग फ्रॉम अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू अ फ्री मार्केट आर रेफर टू एज। ऐसी इकोनॉमीज जो मूव कर रही है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी से फ्री मार्केट इकोनॉमी, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमीज इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जितने भी ऑप्शन है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता है। यहां पे है इकोनॉमिक ट्रांसफर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, या इकोनॉमिक इंबैलेंस या इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following tool is used as one way to measure the inequalities in the distribution of income and wealth in different countries। अभी हमने पीछे पढ़ा लोरेंस कर्व जो कि हमें एक विजुअल कंपैरिजन देती है। इसी तरह से यहां पे जो इस्तेमाल होता है जिनी कोफिशिएंट, जिनी कोफिशिएंट भी इस्तेमाल होता है in order to measure the inequalities in the distribution of income and wealth. Hence, C option is the correct answer. Next हमारे पास क्वेश्चन है, products such as jewels, diamonds and so on confers distinction on the part of user wherein consumers tend to buy more goods when the price increases and vice versa. This is an example of which type of good? इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये है, जो ज्वेल्स, डायमंड्स और जो लग्जरियस गुड्स है उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, उन गुड्स को हम कहते हैं वेबलिन गुड्स। नाउ जो वेबलिन गुड्स हैं एंड गिफिन गुड्स हैं, दोनों गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन दोनों केसेस में वेबलिन गुड्स में भी और गिफिन गुड्स में इसका अपोजिट होता है। जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ जब हम वेबलिन जो लग्जरियस गुड्स हैं इनकी बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड है, अगर गोल्ड की प्राइस हमेशा के लिए 10 रुपए पर केजी है, आप मुझे बताओ कौन फिर गोल्ड खरीदेगा? गोल्ड को इसलिए खरीदते हैं बिकॉज दिस इज ए लग्जरियस गुड्स, इससे हमारी प्रेस्टीज इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो जो भी वेबलिन गुड्स हैं या गिफिन गुड्स हैं, दोनों में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following problem arises when there is asymmetric information with regard to actions by the government among developing countries? यहां पे हम सबसे पहले समझेंगे asymmetric information होता क्या है। Asymmetric information arises when one party to an economic transaction has more or better information than another. Asymmetric information तब अराइज होती है जब एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है एज कंपेयर टू अदर। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट ये कोई पेशेंट है, ठीक है, और ये कोई डॉक्टर है। नाउ ये जो पेशेंट है इसको अपनी बीमारी के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है। किसी भी पेशेंट को पता नहीं होता है एग्जैक्टली मुझे कौन सी बीमारी है, बट ये जो डॉक्टर है इसके पास ऐसे इक्विपमेंट्स है, सामान है, जिसके थ्रू ये पता लगा लेगा कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी है। यानी यहां पे डॉक्टर के पास बेटर इंफॉर्मेशन है और पेशेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एडवांटेज किसको है? डॉक्टर को है। ठीक है, जब भी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी उससे क्या होगा? एडवर्स सिलेक्शन होगी। ठीक है, सो हियर A option is the correct answer. Next हमारे पास क्वेश्चन है, payment for man-made factors such as building, machineries, etc. is an example of which type of rent? Now यहाँ पे हमारे पास जो quasi rent है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो रिकॉर्डियन रेंट है इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक रेंट एंड नॉर्मल रेंट।
नॉर्मल रेंट सिंपल रेंट है जो हम पे करते हैं। आपने किसी की बिल्डिंग किराए पे ली, उसको आपने रेंट पे किया, या कोई मशीनरी या कुछ भी आपने लिया, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेंट। ठीक है, और इस ऑप्शन का भी करेक्ट आंसर आएगा नॉर्मल रेंट। लेकिन यहां पे हमें समझना है इकोनॉमिक रेंट होता क्या है। इकोनॉमिक रेंट is any payment to the owner or factor of production in excess of cost needed to bring that factor into production। इकोनॉमिक रेंट वो रेंट है जो हम एक ओनर को या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं इन एक्सेस ऑफ, जो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट से जो ज्यादा पैसे मिलते हैं उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रेंट। तो ये डिफरेंस हो गया इकोनॉमिक रेंट और नॉर्मल रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे हमने बताना है एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल कौन सा है। तो हमारे पास बहुत सारे ग्रोथ मॉडल है और यहां पे इन्होंने डिनोट भी नहीं किया है कि केटी क्या डिनोट करता है, सी वाई टी क्या डिनोट करता है। तो इस क्वेश्चन का मुझे पता नहीं चला। अगर आप में से किसी को इसका आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर टू एज चेंज इन द रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर। नाउ जब भी हमारे पास टोटल रेवेन्यू में कोई भी चेंज आई, यानी इंक्रीज हो गया ड्यू टू एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर, जब भी इंक्रीज हो जाता है, चेंज होता है, तो क्या हो गया मार्जिनल। किसका मार्जिनल? रेवेन्यू का, यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ राइज इन रियल जीडीपी कैन लिफ्ट मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ। जब रियल जीडीपी इंक्रीज होगा। नाउ रियल जीडीपी होता क्या है? रियल जीडीपी is an inflation adjusted measure that reflects the value of all goods and services produced by an economy। Now gross domestic product क्या होता है? Value of all goods and services produced by an economy in a given year। एक साल में कितनी goods and services produce हो रही है, यानी उनकी वैल्यू, उसको हम कहते हैं जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होता है? जब रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज बेस ईयर प्राइस, यानी रियल जीडीपी में जो हम प्राइस लेते हैं वो किसी बेस ईयर की प्राइस लेते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, जब रियल जीडीपी इंक्रीज होगा उससे बहुत सारे लोग लिफ्ट किए जाएंगे पॉवर्टी से। अब कौन सी पॉवर्टी से उनको उठाया जाएगा, ऊपर लाया जाएगा? अब हम इन ऑप्शंस को समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, या हम इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे एक हाउस होल्ड बेसिक नेसेसिटीज को भी मेंटेन नहीं कर सकता है, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको वो भी खरीद नहीं सकता है, यानी फूड है, शेल्टर है, हाउसिंग, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी। सेकंड हमारे पास है रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज सर्टेन परसेंटेज बिलो एवरेज इनकम। नाउ रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? जो एक कम्युनिटी में एक एवरेज इनकम है, उस इनकम से थोड़ा नीचे। लेट अस सपोज दैट अगर किसी कम्युनिटी में 50 रुपी पर डे, 50 रुपी एक एवरेज इनकम है, और कोई इंडिविजुअल है उसकी इनकम है 40 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये होगा रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, उसके बाद कंपैरेटिव पॉवर्टी, जब हम कंपेयर करेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जैसे शाहरुख खान हो गया, सलमान खान, अक्षय कुमार एंड सोहन। हमारी नजर में क्या है? ये अमीर है, लेकिन जब हम इनको कंपेयर करेंगे अंबानी के साथ तो ये क्या लगेंगे? ये भिखारी लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गए कंपैरेटिव पॉवर्टी, यानी इसके कंपैरिजन में ये क्या है? ये भिखारी है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव पॉवर्टी। उसके बाद हमारे पास लास्ट है नॉर्मल पॉवर्टी। नॉर्मल पॉवर्टी सिंपल है, जो गवर्नमेंट है उसने एक फिक्स लाइन की, यहां से नीचे गरीब हो गए, यहां से ऊपर अमीर हो गए।
जैसे बीपीएल है, बीपीएल क्या है, एक लाइन है, उसके नीचे इनकम हो गई तो पॉवर्टी, उसके ऊपर हो गई तो पॉवर्टी नहीं है। नाउ जब जीडीपी इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, उससे बहुत सारे लोगों को एब्सोल्यूट पॉवर्टी से लिफ्ट किया जाएगा, बिकॉज रिलेटिव पॉवर्टी तब भी रहेगी, कंपैरेटिव पॉवर्टी तब भी रहेगी, नॉर्मल पॉवर्टी तब भी रहेगी। ये तीन चीजें कभी भी खत्म नहीं होगी। हां, हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। ओके, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें एक ही ऑप्शन है जो इस आंसर के साथ मैच होता है, इसलिए यहां पे मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है और वहीं पे मैं चेक करूंगा आइदर आपने आंसर सही किया या गलत किया। सो इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।